नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उपयुक्त सभी। तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूछे किसे कहा जाता है, तो विभिन्न देशों के बीच लेन देन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के लेन देन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है और दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? कच्चे माल का आयात एवं निर्मित माल का निर्यात, कच्चे माल का निर्यात एवं निर्मित माल का आयात। हाँ, तो अंग्रेजों के समय जो है भारत का विदेशी व्यापार जो होता था, अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, अर्थात कच्चे माल का निर्यात होता था और विनिर्मित माल का आयात होता था या निर्मित माल का आयात होता था। तो बी ऑप्शन सही है 2 का। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण है, मूल्य का संचय है, मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। तो 3 का सही आंसर डी है। अगला 4, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी या सॉफ्ट मुद्रा वह मुद्रा, ऑप्शन देख लेते हैं, वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। तो सॉफ्ट करेंसी वह होती है जिसमें मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। मतलब सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। मांग की अपेक्षा सॉफ्ट करेंसी, तो सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। हाँ, तो आपूर्ति जब जिसमें पूर्ति ज़्यादा होती है और मांग कम होती है उसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। तो यह ए ऑप्शन सही है। मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा के प्रकार में वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा 2 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन है अर्थव्यवस्था में, जिसमें स्वीकार्य वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा एवं कागजी मुद्रा आती है तथा स्वीकार्य मुद्रा के अंतर्गत विधिग्राह्य मुद्रा एवं अविधिग्राह्य मुद्रा का प्रचलन है। धातु मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं? मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सहायक मुद्रा और फेक मनी आती है। जिसमें कागजी मुद्रा के अंतर्गत प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा और अधिदृष्ट या फिएट मुद्रा को शामिल किया जाता है। तो इन सब के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर मुद्रा के प्रकारों की बात की जाए तो दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, आंतरिक मुद्रा, वाह्य मुद्रा, कॉशन मनी, सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा मुद्रा के प्रकारों में शामिल हैं। अब जैसे वास्तविक मुद्रा क्या है या रियल करेंसी किसे कहते हैं? तो दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। वास्तविक मुद्रा देश के विनिमय के माध्यम तथा सामान्य मूल्य के मापक के रूप में प्रचलित होती है। इसे यथार्थ मुद्रा या साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। अब धातु मुद्रा क्या होती है? तो किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की धातु से बने सिक्के जो प्रचलन में होते हैं उसी को धातु मुद्रा कहते हैं। यह तांबा, सीसा, गिलेट, सोने, चांदी किसी भी धातु की हो सकती है। मानक मुद्रा किसे कहते हैं? तो वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य समान होता है उसे मानक मुद्रा कहते हैं। तो मानक मुद्रा क्या होती है? जिसका अंकित मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? मानक मुद्रा कहते हैं। अब सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा की अगर बात की जाए तो सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्रतीक मुद्रा वह मुद्रा या वह प्रतिनिधि मुद्रा होती है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा। और भारत में जो सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा चलाने का श्रेय जाता है वह मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। सहायक मुद्रा किसे कहते हैं? तो वह मुद्रा जो मुख्य रूप
जो मुख्य मुद्रा को भुगतान में सहायता करे उसे क्या कहते हैं, सहायक मुद्रा। जैसे 50 पैसे से 10 रुपये तक के सिक्कों को सहायक मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा है फेक मनी। तो फेक मनी क्या होती है, वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो उसे फेक मनी कहते हैं। ऐसी मुद्रा जो प्रचलन में नहीं रहती है उसे क्या कहते हैं, फेक मनी। अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम होता है जब, तो उसे कहते हैं फेक मनी, और अंकित मूल्य जब वास्तविक मूल्य से ज़्यादा होता है तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं, जिसमें अंकित जो मुद्रा पर मूल्य अंकित होता है और जो वास्तव में मुद्रा का मूल्य होता है, धातु का या जिस चीज़ की मुद्रा बनी हो, तो उसका मूल्य जब कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, और अंकित मूल्य जब ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। इसी प्रकार से मुद्रा के प्रकार में कागजी मुद्रा एक प्रकार है, पेपर करेंसी है। तो कागजी मुद्रा क्या है, कागजी मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर लिखा गया प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से निर्गम अधिकारी धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। विश्व में सबसे पहले कागज मुद्रा जो चलाने का श्रेय है वह चीन को जाता है। तो चीन ने सबसे पहले कागज मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में कागज मुद्रा अधिनियम 1863 पारित हुआ जो असफल रहा। फिर 1899 में होयसेल समिति के सुझाव पर कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया। वर्तमान में जो कागज की मुद्राएं हैं वह मुख्य रूप से 1 रुपये से लगाकर 1, 2, 5, 10, 50, 500, 100, 200, 1000 नहीं चल रही है, 500, 5000 यह भी नहीं चल रही है, और 10,000। यह मुद्राएं जो है आरबीआई को छापने का अधिकार है। 1952 में 5000 और 10,000 की मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था, और 1976 में 1000 की नोट का विमुद्रीकरण किया गया। 1998 में 1000 के नोट को पुनः चालू किया गया था, तथा 8 नवंबर 2016 को 500 और 100 रुपये के नोट को विमुद्रीकरण किया गया था। 5 जून 2017 को 500 और 2000 की नई नोट चालू की गई तथा 2019 को 200 रुपये के नए नोट छापने का आरबीआई ने घोषणा की। अप्रैल 2023 में आरबीआई ने 2000 के नए नोट जो है जो चल रहे थे उनको पुनः बंद करने की घोषणा की थी। अब विमुद्रीकरण क्या है, तो जब किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण। इसी प्रकार से मोनेटाइजेशन क्या है, तो जब किसी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के बाद उसी मुद्रा को नए तरीके से चालू किया जाता है तो उसे रिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। आरंभ में आरबीआई को नोट छापने का एक अधिकार था, या वित्त मंत्रालय आरबीआई नोट छापने का कार्य करता था, और 1935 के बाद जो है आरबीआई को नोट छापने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार से प्रतिनिधि मुद्रा किसे कहते हैं, तो वह मुद्रा जिसे 100% स्वर्ण भंडार का समर्थन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। तो प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे 100% स्वर्ण का समर्थन प्राप्त होता है। परिवर्तनीय कागजी मुद्रा क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह कागजी मुद्रा जिसे धारक की मांग पर केंद्रीय बैंक स्वर्ण मुद्रा या मानक मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देता है उसे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। जो कागज की मुद्रा सोने में परिवर्तित होती है उसे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। और इसी प्रकार से अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा क्या है, वह कागजी मुद्रा जिसे स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण भंडार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है उसे अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। आरबीआई कागजी मुद्रा के बदले सोना नहीं देगा क्योंकि भारत की मुद्रा जो है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की मुद्रा किस प्रकार की है, तो अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा है भारत की। इसी प्रकार से अधिदृष्ट मुद्रा किसे कहते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश पर जो नोट सिक्के जारी किए जाते हैं उसे अधिदृष्ट मुद्रा कहते हैं। भारत सरकार जो मुद्राएं जारी करती हैं उसे अधिदृष्ट मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह करेंसी जिसे कानून का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त होता है उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, तो वह मुद्रा जिसमें सीमित मात्रा में ऋणों का भुगतान किया जाता है उसे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, वह मुद्रा जिसका असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर भुगतान किया जाता है उसे असीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से दुर्लभ मुद्रा क्या होती है, जिसको कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा को हार्ड करेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है या जिसकी
मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसका मूल्य अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसकी मूल्य बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा कहते हैं। या कह सकते हैं जिसकी सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और हार्ड करेंसी तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उसे क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहा जाता है। अब एक करेंसी है हार्ड करेंसी, तो हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा के पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है यह उसी स्थान पर खिसक जाती है। जैसे डॉलर और यूरो। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो प्लास्टिक मुद्रा से आशय उस मुद्रा या कार्ड से है जो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से एक है न्यास मुद्रा किसे कहते हैं, तो यह ऐसी मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहते हैं, न्यास मुद्रा कहते हैं। क्योंकि न्यास मुद्रा यह प्राप्तकर्ता तथा जारीकर्ता के बीच पारस्परिक विश्वास पर आधारित होती है। जैसे चेक को न्यास मुद्रा कहा जाता है। चेक क्या होता है, तो चेक बैंक द्वारा खाताधारक को दिए जाने वाला भुगतान का साधन है जिससे खाताधारक पैसा निकाल सकता है। किसी भी चेक की वैधता 3 महीने की होती है। किसी भी चेक की वैधता 3 महीने की होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, चेक, क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा। तो सभी मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। तो ऋण का औपचारिक स्रोत जो है सहकारी समितियां होती हैं। ऋण का औपचारिक स्रोत सहकारी समितियां हैं। बाकी इसके अलावा व्यापारी, जमींदार और साहूकार जो है अनौपचारिक या गैर संस्थागत ऋण के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत में गरीबी का प्रतिशत जो है 47.9% सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। फिर सेकेंड नंबर पे मणिपुर में है और मणिपुर में गरीबी का प्रतिशत 46.7% है। और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और फिर गोवा में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों में वन, जल, वायु, खनिज तेल। गैर नवीकरणीय संसाधनों में खनिज तेल को रखा जाता है। क्या है नवीकरणीय संसाधन और क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन, जान लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो नवीकरणीय या नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैवद्रव्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को रखा जाता है। और अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, गैस एवं परमाणु ईंधन को रखा जाता है। नव्य या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो कभी समाप्त होने की जिनकी संभावना नहीं होती है। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हमेशा से चले आ रहे हैं, परंपरागत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं, परंपरागत काल से चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और जिनके समाप्त होने की संभावना है, उनको क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। तो निर्धनता के सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य जो है वह है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो 10 का सही आंसर बिहार और उड़ीसा है, सी सही। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी का क्या अर्थ है। तो जीडीपी सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास परियोजना, बड़े घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब होता है। जीडीपी बराबर होता है
C+I+G, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, GNP की बात की जाए, तो C+I+G+X-M को लिया जाता है। ग्रास GDP में C+I+G लिया जाता है और GNP में C+I+G+X-M को लिया जाता है, जिसमें X का मतलब होता है निर्यात और M का मतलब होता है आयात। अगला क्वेश्चन है, वह है 12 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 12C सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में है, ए ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, तो भारत में उपभोक्ता का आंदोलन का उदय जो है वह 1960 के दशक से हुआ था। 1960 के दशक, ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो शहद खरीदते समय हमें एग मार्क देखना चाहिए। एग मार्क जो है कृषि उत्पादों पर लगाया गया एक हॉलमार्क होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहते हैं। तो वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहते हैं ISO। ISO सी ऑप्शन में दिया गया, सी है। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था, डी सही है। निम्न में से कौन नियम और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो नियम और विनियमों के माध्यम से जो बाजार में संरक्षित है वह है उपभोक्ता। उपभोक्ता संरक्षित है, सी सही है। अगला, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में 2011 जनगणना के अनुसार विश्व में जो है भारत की जनसंख्या का योगदान 17.5% है, या कह सकते हैं कि विश्व की जो 17.5% जनसंख्या है टोटल विश्व की, वह भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किस देश की अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिए गए ऑप्शनों में चीन की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा, और भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगला, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है विस्तृत औद्योगिकरण से संबंधित था, ए ऑप्शन सही है। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की। तो सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना चलाई थी उस योजना का नाम इको मार्क है। और एक मार्क जो है वह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के संदर्भ में लगाया जाता है। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान के लिए लगाया जाता है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। धारणीय विकास को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है धारणीय विकास को? हरित GDP के माध्यम से धारणीय विकास को मापा जाता है, सी सही है 25 का। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो थर्मल पावर, सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन जो है वह थर्मल पावर है, ए सही है। अगला, इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से नहीं है? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कौन सा नहीं है? तो इसमें सौर ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी का प्रतिशत है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी का प्रतिशत जो है वह 3.6% है। अगला है क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है बिंदु ए पर ED। तो इसको पूरा एक आरेख से कीमत लोच की श्रेणियाँ 5 हैं और पांचों कीमत लोच की श्रेणियों को
ज्ञात किया जा सकता है। जो बिंदु ए इसको कह सकते हैं, इसको बी, सी, डी और यह ई हो जाएगा। तो ए बिंदु, यहाँ ए आरेख में ए बिंदु जो है नीचे लिया गया है, तो यहाँ जो हो जाएगा ए बिंदु ऊपर हम ले रहे हैं। तो ए बिंदु पर अनंत होती है मांग की लोच, डी बिंदु पर 1 से ज़्यादा होती है, बी बिंदु पर इकाई के बराबर होती है, ई बिंदु पर 1 से कम होती है और सी बिंदु पर 0 होती है। तो यही सी नीचे एक्स अक्ष पे जो रेखा है उसमें पूछा गया है, तो इसमें 0 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर 0 का मतलब हुआ ए सही हो जाएगा। ई डी बराबर 0 ए में दिया गया है, ए सही हो जाएगा। तो ई बराबर जब अनंत होती है तो इसको कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। फिर ई जब ज़्यादा होती है 1 से तो इसको कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। फिर ई बराबर 1 होती है तो इकाई लोचदार मांग। ई जब कम होती है 1 से तो इसको कहते हैं बेलोचदार मांग। और ई जब 0 की होती है तो इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो यह मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों के एग्जाम्पल थे। भारत में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो भारत में विद्युत ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह है तापीय ऊर्जा। भारत में अगर ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए कुल विद्युत क्षमता की, तो 1947 में भारत में जो विद्युत क्षमता थी वह 1400 मेगावाट की थी। 2020 में भारत में विद्युत क्षमता जो है बढ़कर हो गई 3,70,384 मेगावाट हो गई। अब 3,70,384 मेगावाट में किस बिजली का कितना योगदान है इसको जान लेते हैं। किस बिजली का मतलब हो, जैसे तापीय बिजली का कितना योगदान है, जल विद्युत का, नाभिकीय का, नवीकरणीय ऊर्जा का कितना योगदान है, इसको जान लेते हैं। तो अगर तापीय बिजली की बात की जाए तो तापीय बिजली का योगदान कुल विद्युत उत्पादन में 62.8% का है। सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का योगदान 12.4% है। इसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कुल विद्युत उत्पादन में 23.6% है और परमाणु ऊर्जा का योगदान 1.9% है। अगर इसमें तापीय विद्युत में 3 विद्युत को शामिल किया जाता है, कोयला आधारित, गैस आधारित और तेल आधारित। तो अगर कोयला आधारित विद्युत की बात की जाए तो कोयला आधारित विद्युत की हिस्सेदारी 55.38% है, गैस आधारित 6.7 और तेल आधारित